नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का वाईसीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व है। आप सभी को मेरे तरफ से और वाईसीटी परिवार की तरफ से सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस पावन पर्व को अच्छे से मनाएं। ज्यादा बात ना करते हुए हम सभी बात करेंगे इस प्रैक्टिस सेशन पर। तो आप जानते हैं हम मेरे द्वारा आप सभी को निरंतर रूप से ईएमआरएस और बात किया जाए सुपर टेट डीएसएसबी के लिए, जहां पर आप सभी जानते हैं कि पेडागोजी और जहां पर बात किया जाए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम सभी निरंतर बात कर रहे हैं। दोस्त, तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। हम सभी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। कह रहा कि जटिल परिस्थितियों को, दोस्त आपसे कह रहा है, देखेंगे क्वेश्चन को, कह रहा कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कह रहा कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें कह रहा कि संसाधित करने के लिए जो शिक्षक है बच्चों को सहायता कर सकता है। कह रहा कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, कह रहा कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना चाहिए, कह रहा उस पर एक भाषण देकर के, कह रहा कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके बताएंगे। दोस्त, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, इसमें से बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन पे जब आप बात कर रहे हैं, शिक्षक की कह रहा है कि संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे? बहुत अच्छे तरीके से सहायता करेगा जिससे बच्चा सीख भी जाए, उसका जो कार्य है उसका पूरा भी हो जाए शिक्षक का। तो ध्यान देंगे दोस्त, पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि प्रतियोगिता कह रहा है। शब्द जैसे देखेंगे प्रतियोगिता कह रहा है कंपटीशन को बढ़ा करके, और कंपटीशन को जैसे प्रतियोगिता ऑप्शन में रहता है तुरंत आपका निगेटिव ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि बच्चों के बीच प्रतियोगिता नहीं बढ़ाना है, कंपटीशन नहीं बढ़ाना। अगर कंपटीशन आप बढ़ाते हैं, प्रतियोगिता बढ़ाते हैं, तो बच्चे में क्या होगा, बच्चा एक दूसरे बच्चों से जलना शुरू कर देगा, क्योंकि नंबर एक का ज्यादा आएगा और एक का कम आने वाला है। ये तो ऑटोमेटिक है, जब प्रतियोगिता होगी तो किसी ना किसी बच्चे का ज्यादा होगा, किसी बच्चे में कम होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे में ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना स्टार्ट हो जाती है और ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। इसलिए जैसे प्रतियोगिता शब्द आया, ऑप्शन हो गया मेरा गलत। कह रहा है कि कोई भी सहायता ना देकर के, ध्यान देंगे, जब शिक्षक है तो सहायता तो करेगा, सहायता करेगा जहां पर बच्चा फंसेगा, जहां पर बच्चे को समस्या आएगी, दिक्कतें आएंगी, वहां पर क्या टीचर करने वाला है, हेल्प। तो कह रहा कोई सहायता ना देकर, तो तुरंत यहां से गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन को आप तुरंत, अगर हम सभी के सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप तुरंत करेक्ट कर पाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं आपको सिर्फ आंसर बता के चला जाऊं। मेरा उद्देश्य यह होता कि उससे तहत जो भी पेडागोजिकल जो पार्ट है, जो शिक्षा शास्त्री पार्ट बोले जाते हैं, जैसे समझाने का तरीका, कैसे आपको समझना है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट के तहत जानते हैं कि आप सभी जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वह कभी रिपीटेड नहीं होते हैं। वह क्वेश्चन आपके दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी बात को आपको समझना है। तो कह रहा उस पर एक भाषण देकर के, भैया जब वह भाषण देकर के कुछ मतलब सिर्फ होने वाला नहीं, उसको क्या करें, कार्य को जो वर्क है उसको छोटे हिस्से में बांटने के बाद एक निर्देश लिखकर बताएं, देखो बेटा ऐसे कार्य करोगे। तो वैसे भी तो निर्देश तो गलत है, लेकिन कह रहा कि शिक्षक कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन है ही नहीं। तो हमारा मानना पड़ जा रहा है कि हमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि वहां निर्देश जैसे हुआ, सहायता होता तो बात बन जाती, लेकिन निर्देश से भी गलत है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब ऑप्शन में ही नहीं है तो हमें मजबूरी है कि हमें डी ऑप्शन करेक्ट करना ही करना है। तो राइट आंसर होगा व्हाट डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ध्यान देंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देख रहा होगा, कह सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कह वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को क्लास में, कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। कह कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। कह कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। कह कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। बताएंगे सीखना समृद्ध हो सकता है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें से क्या हो सकता है जी, आप बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। ध्यान देंगे, सीखना की बात कर रहा है, लर्निंग की बात कर रहा है दोस्त। तो कह सीखना जो है वह सबसे ज्यादा समृद्ध किसमें होगा,
सबसे ज्यादा आप बेहतर किस वातावरण में सीखेंगे, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो जब ऐसा प्रश्न पूछ रहा है तो हमें वैसा ही जवाब देना। तो कह रहा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। जी सही बात है, जो वास्तविक दुनिया है, जो बच्चे का रियल जो इन्वायरमेंट है, उसके जो एग्जाम्पल से, उसके थ्रू जो एग्जाम्पल मौजूद है उसके वातावरण में, वैसे एग्जाम्पल ला करके बच्चों को समझाया जाएगा तो बच्चा ज्यादा बेहतर सीख पाएगा। अदरवाइज यहाँ पर एग्जाम्पल या भी है, जैसे हम कोई एग्जाम्पल आपको देते हैं तो आपके इर्द गिर्द की घटनाओं से तहत वह एग्जाम्पल होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो आप जब बच्चा देखा ही नहीं उस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, एग्जाम्पल्स वही देंगे जो बच्चे के वातावरण में घटित होता हो। तो इसका मतलब है कि लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। वेरी गुड, ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। देखिए जो बी है, बी में क्या है, बी में उसमें क्या हो रहा कि शिक्षा अधिगम का प्रयोग, सामग्री का प्रयोग हो रहा अधिक से अधिक। लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन यह है कि जब आप दुनिया से बच्चे की वास्तविक दुनिया से जोड़ दे रहे हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उसके अनुभव को कर पा रहा है, उसका एक्सपेरिमेंटल जो है, उसका अनुभवात्मक ज्ञान है, नॉलेज है, तो इसलिए बच्चा ज्यादा सीखेगा। तो राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम सभी। करा कि क्लास में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, अगर क्लास में टीचर को बच्चे का रुचि बनाए रखना है, इंटरेस्ट बनाए रखना है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? करा श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। ध्यान देंगे श्यामपट्ट का प्रयोग करने में क्या होता है कि आप श्यामपट्ट प्रयोग करते रहेंगे लेकिन बच्चा पीछे शांति से एकदम नींद लेता हुआ दिखेगा आपको। तो सिर्फ उसमें जब तक दोनों तरफ से अंतःक्रिया ना हो तो बच्चे में रुचि नहीं होगा। जब रुचि तभी होगा जब तक दोनों तरफ से अंतःक्रिया होगा, तभी रुचि होने वाला। अदरवाइज आप कार्य करते रहेंगे, दूसरा नींद मारता रहेगा। इसलिए श्यामपट्ट का प्रयोग करना गलत होगा। बात करा चर्चा करना। देखिए चर्चा करना वो तो सही है, चर्चा करना अच्छी बात है, लेकिन बात यह भी गड़बड़ है क्योंकि जब आप चर्चा करना, कभी कभी हर बच्चे उस चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, हर बच्चा अपने राय को नहीं देता, कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं। तो इस वजह से बी और डी में क्या होगा, जब आप प्रश्न पूछेंगे तो हर बच्चा एक्टिव रहेगा कि मुझे मेरा नंबर कब आ जाए, और कब आ जाएगा तो मुझे आंसर देने की पड़ेगी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह डी होगा। बी में क्या होगा, कुछ बच्चे एक्टिव होंगे, लेकिन डी में क्या होगा, सभी बच्चे एक्टिव होंगे कि कब उसका नंबर आ जाए कुछ पता नहीं है दोस्त। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा कि यदि कुछ विद्यार्थी क्लास में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। अगर चित्रवृत्ति में नहीं भाग ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें कह रहा है कि उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। कर उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। कर उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। करा कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो करा कि यदि कुछ विद्यार्थी क्लास के अध्ययन में क्या कर रहा है, चित्रवृत्ति में नहीं है, तो आप क्या करेंगे दोस्त? आप ऐसा क्या कार्य करेंगे जो बच्चा उसमें भाग लेना शुरू कर देगा? बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। कर उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। किसी, देखिए मित्र, जब आप ध्यान देते हैं किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को आप चिंतन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर बाध्य करते हैं, कितना टाइम तक बाध्य करेंगे? जब बच्चे में आपको इंटरेस्ट बनाना है, जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक है पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएगा। लेकिन आप जबरदस्ती किसी को बाध्य नहीं कर सकते पढ़ने के लिए। थोड़ी टाइम तक वह बाध्य रहेगा, इसके बाद जैसा मौका पाएगा निकल लेगा। इसके लिए हम बात करें तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। कारण उन विद्यार्थियों को क्लास छोड़ने के लिए कहेंगे। किसी बच्चे को हमें भगाना नहीं है, हर बच्चे को क्लास में रखना है। बस आप ऐसा इस्तेमाल कीजिए, अपने शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हुए, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए टीचर के रूप में आप बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कीजिए किसी भी हालत में। और जब इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो बच्चा भागने के लिए मजबूर नहीं होगा, भगाना उगाना आपको नहीं है। तो इसलिए आपका बी भी क्या हो जाएगा, गलत। उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करे, नहीं तो प्रधान अध्यापक को डरा धमका करके आप पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं पढ़ा सकते, इसलिए गलत होगा। राइट आंसर होगा व्हाट इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बात करें उन्हें उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे, अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। चलेंगे बात करेंगे 75 नंबर के लिए बताएंगे दोस्त। देखिए हमारा जो प्रैक्टिस क्लास चल रहा है वह बात करें तो आप सभी को चैप्टर वाइज में देखने का प्रयास कर रहा हूं। चैप्टर वाइज से क्या होता है कि आप ज्यादा समझ पाते हैं और चीजों को सीख पाते हैं।
तो इसलिए प्रैक्टिस वाइज में यह होता है कि आपको कम टाइम में ज्यादा सीखने को मिल जाता है। बात करेंगे करेक्ट करके सीखना तब होता है जब विद्यार्थी निम्न होता है। करेक्ट शिक्षक केंद्रित करा, प्रासंगिक और व्यवहारिक करा, निष्क्रिय और सैद्धांतिक करा, रटना या शिक्षाप्रद। ध्यान दें, जब करके सीखने का मतलब होता है करके सीखना, कौन व्यक्ति कहता है? जॉन डीबी कहते हैं। कौन कहते हैं? जॉन डीबी कहते हैं। जॉन डीबी कहते हैं कि हमें क्या करके सीखना चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग से सीखना चाहिए। तो बात किया जाए, जब करके सीखते हैं तो आपके ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में होता है, आपके अनुभव प्राप्त करते हैं, आपका नॉलेज होता है ज्यादा करके। तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग पर जॉन डीबी बात करते हैं। और आप जानते हैं या मानता है प्रगतिशील क्लास, प्रगतिशील शिक्षा है, वह भी बात करती है किस पर? लर्निंग बाय डूइंग पर। तो इस पर भी बात हम जानते हैं। तो करा कि शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। शिक्षक केंद्रित होता तो शिक्षक धमका पिटा मार पीट करके आपको समझाने का प्रयास करता, तो यह शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो यह क्या होगा? करके सीखना तब होता है जब अधिगम में क्या हो? अधिगम क्या हो? प्रासंगिक हो और व्यवहारिक होगा, तो करके आप सीख पाएंगे। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए, करके सीखना किस पर होता है? वह प्रासंगिक और व्यवहारिक होता है। राइट ऑप्शन होगा बी। देखिए, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि निष्क्रिय और सैद्धांतिक हो नहीं पाएगा, इसलिए निष्क्रिय तो एकदम गलत है। और रटना तो आप जानते हैं, रटना तो आप शुरुआत से ही समझे हैं कि रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके संप्रत्यय को सीखना है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए विषय के संदर्भ में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है कि एक वास्तविक जीवन की स्थिति, करा कि विषय में संबंधित एक कहानी, करा किसी भी संदर्भ में सभी विद्यार्थियों के लिए समान। अब दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। 76 नंबर के लिए बताने का प्रयास करेंगे, क्या इसमें से राइट होगा, बताने का प्रयास करेंगे। दोस्त देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन एक विषय के संदर्भ में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? वह करता अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है। या राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। एक वास्तविक जीवन की स्थिति में ऐसा नहीं होगा, तो नए विषय के संदर्भ में क्या होगा? अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। करा कि 77 नंबर के लिए बताएंगे, यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? कौन सा इसमें से सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे के गतिविधियों में शामिल होते हैं और जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। तो बताएंगे कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण, कर केवल उन्हें कक्षा कक्ष से संबंधित प्रत्यय स्मरण, कर सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष स्मरण, कर वास्तविक जीवन में उपयोगी या सीखा। तो बताएंगे कौन सा यहाँ पर शब्द भरा जाएगा, फिल किया जाएगा। सेंटेंस को आप देखिए, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जब वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं। देखिए, सेंटेंस को फिल करते हैं तो हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर फिल किया जाएगा। ध्यान देंगे, तो अगर पूछा जाए तो हम यहाँ पे फिल करते हैं, फिर सेंटेंस को सेट करते हैं। वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करती हैं। वह क्या होती है? जल्दी सीखा करती है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? वह डी राइट होगा। देखिए, आप फिल करने से ही आपको लग रहा होगा क्योंकि कक्षा कक्ष में उपयोगी होती है तब वे जल्दी विस्मरण करते हैं, गलत हो जाएगा। केवल उन्हें कक्षा कक्ष से संबंधित होती है तब वे प्रत्यय स्मरण करते हैं, गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस आपको फिल करेंगे तो आपको लग जाएगा क्या इसमें से राइट हो सकता है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। बात कर रहा कि एक कोई पीटी जो आप जानते हैं कि जो शारीरिक शिक्षक होता है, शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक होता है वह पीटी कराता है आपकी विद्यालय में। तो खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। मतलब वह क्या कर रहा है? पीटी जो टीचर है वह क्या कर रहा है कि एक बच्चों को, बात करें जो बच्चे फील्डिंग कर रहे हैं उस फील्डिंग को क्या कर रहा है? सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन से युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगा? मतलब जो शिक्षार्थी हैं, जो उनमें कौन सा ऐसी विधि का इस्तेमाल करे शिक्षार्थी की जो सर्वाधिक जो होगा बेहतर होगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। ध्यान देंगे,
आप जब तक बच्चा शिक्षार्थी जब तक क्षेत्र रक्षण का मतलब जो फील्डिंग कर रहा है, अधिक से अधिक जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, मतलब कैच लेना है तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो बेटा एक काम करो, कैच ऐसे पकड़ा जाता है, जब बॉल आए तो आपको कैसे एंगल पर थोड़ा सा झुकना है, तो चीजें बताने का नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे उस क्षेत्र रक्षण में, वही क्या हो जाएगा आपके लिए ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बताने से बेहतर है कि आप क्षेत्र रक्षण के बारे में सीखें। तो इसलिए अभ्यास करें, अधिक से अधिक क्या करें, अभ्यास करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से फील्डिंग कर पाएंगे। इसलिए राइट आंसर होगा वह ए होगा। उससे देखिए हर ऑप्शन में क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण बता रहा है कि कैसे आपको महत्व है, क्या इसमें गलतियां कर सकते हैं, इस तरह की बता रहा है। लेकिन जब अभ्यास करेंगे तो जो भी गलतियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 79 नंबर क्वेश्चन पर। करें एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। करा कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर के, दृढ़ और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर के, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। मैंने आपको बताया जब भी आप सिखाएं बच्चे को तो किस आधार पर सिखाएं, बच्चे को इस आधार पर सिखाएं कि बच्चे का जो ज्ञान हो वह व्यवहारिक ज्ञान हो, बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो। बच्चा जो नया ज्ञान ले वह रिलेट हो, उसके जो नया ज्ञान हो वह पुराने ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से अगर ज्ञान होगा तो ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा इफेक्टेड होगा, जो ज्यादा इफेक्ट डालेगा उस लर्निंग पर, उस अधिगम पर। तो दोस्त कह रहा है कि पुरस्कार देकर के, मान लीजिए हम पुरस्कार आपको दे रहे हैं तो कितना दिन पुरस्कार देंगे आप, कितना दिन, देखिए हम आज पुरस्कार देंगे 10 दिन देंगे, 50 दिन देंगे, 1 साल दे देंगे, लेकिन आपको पुरस्कार देते देते जिस दिन आपको नहीं मिलेगा फिर आपको लगेगा कि हम धीरे धीरे आप में निरस्ता आती जाएगी और आप सीखने के प्रति उत्सुकता आप में नहीं रहेगी। इसलिए क्या हो जाएगी, बात गलत होगा ए ऑप्शन का। दृढ़ और अभ्यास के द्वारा कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है और अभ्यास करते जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। कर अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर के, कर कि प्रतियोगिता आप जानते हैं कंपटीशन जैसे प्रोत्साहन दिया गया, इसका मतलब मैं आपको बताते हैं कंपटीशन शब्द अपने आप में है गलत। राइट आंसर क्या होगा, विषय वस्तु जो है, जो विषय वस्तु है को विद्यार्थियों के जीवन के साथ क्या करके रिलेट कर देंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप गलतियां कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, मुझे पूरा विश्वास है कि आप गलतियां करेंगे इसमें। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं, कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, सरल से जटिल की ओर, कर अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, या निगमन से आगमन की ओर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षण के सूत्र जो हैं, जो आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं, और बात किया जाए शिक्षण सूत्र से क्या होता है कि टीचर इसका इस्तेमाल करके बच्चे को समझाने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं, जब आप कोई चीज बच्चे को बताते हैं तो पहले चीज सरल बताते हैं फिर कठिन की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब शिक्षण का सूत्र तो यह है, लेकिन हमसे पूछ रहा नहीं तो हमको नहीं ढूंढना है। कर अनिश्चित से निश्चित होता है। देखिए सबसे पहले बात ध्यान दें, बहुत से बच्चे निश्चित से अनिश्चित करते हैं शिक्षण के सूत्र, वह है गलत। अनिश्चित से निश्चित होता, अनिश्चित से निश्चित का मतलब यह है, जैसे आपको पेपर में क्या मिला, पेपर में आपको मिला 4 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन है तो आप किसी एक ऑप्शन में टिक करते हैं, किसी आप एक ऑप्शन पे क्या करते हैं, टिक करते हैं। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने रहता है तो आप एक ही, पहले आपको अनिश्चितता पता होता है कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से एक ढूंढना होता है। मतलब आपको ए राइट लग रहा है तो आप ए को क्या कर देते हैं, उसमें फिल कर देते हैं, ए को क्या करते हैं, उसमें गोला बना देते हैं। इसका मतलब है अनिश्चित से क्या जा रहे हैं, अब निश्चितता की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन भी राइट है। लेकिन नहीं पूछ रहा दृश्य से अदृश्य, तो हमें क्या करना है, पहले दृश्य बच्चे को दिखाना है फिर अदृश्य की तरफ ले जाना है, एकदम सही है। लेकिन निगमन से आगमन नहीं होता है, आगमन से निगमन होता। क्या होता है, आगमन से निगमन होता, आगमन से निगमन होता है, ना कि निगमन से आगमन होता है। इसलिए बात करें वह राइट आंसर होगा, वह राइट आंसर होगा डी। तो गलत जो लिखा गया है वह आगमन से निगमन होता है। आगमन का मतलब होता है पहले हम उदाहरण देंगे, बच्चे को पहले उदाहरण देंगे फिर ले जाएंगे नियम की तरफ। इसमें बात करें निगमन का मतलब होता है पहले हम देंगे नियम, इसके बाद क्या होता है उदाहरण। तो सबसे पहले हम बच्चे को उदाहरण देंगे तभी तो हम नियम की तरफ ले जाएंगे, पहले बच्चे को नियम बता देंगे तो हो जाएगा गलत। तो इसलिए दोस्त जो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देख लेंगे या क्वेश्चन कर सकते थे आप गलत, बताएंगे 81 नंबर के लिए क्या राइट होगा। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान
विषय को समझने के लिए उचित प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। कौन सा ऐसा होगा जो उपयुक्त नहीं होगा प्राथमिक स्तर पर? कर वस्तुओं का प्रेक्षण करना, अवलोकनों को रिकॉर्ड दर्ज करना और रेखांकित चित्र बनाना, कर वास्तविक अनुभव का प्रदान करना, कर अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। कर कौन सा प्राथमिक, देखिए ध्यान देंगे, कर विज्ञान विषय की बात करा और प्राथमिक लेवल पर बात करा। सबसे पहले बात तो याद ध्यान देंगे, वह कौन से लेवल पर बात कर रहा है? प्राथमिक लेवल पर। मतलब इसका मतलब है बच्चा 10 वर्ष के अंदर का ही बच्चा है। अब जानते हैं जब 10 वर्ष का अंदर बच्चा है तो सिर्फ मूर्तता के आधार पर ही सीख सकता है, मूर्त चीजें ही सीख सकता है। जब तक मूर्त नहीं रहेगा तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा, अमूर्तता नहीं उसमें होती है। इसलिए बात करें विज्ञान के विषय को समझने के लिए, बात करें कौन सा उपयुक्त नहीं होगा? वस्तु के जो परीक्षण और अवलोकनों का रिकॉर्ड दर्ज करना, इस आधार पर तो सीख सकता है। रेखांकित चित्र बनाने, इस आधार पर सीख सकता है। वास्तविक अनुभव प्रदान करने, इस आधार पर। लेकिन डी क्या करा? अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो मैंने आपको बताया प्राथमिक स्तर का बच्चा है, प्राइमरी लेवल का बच्चा, इसका मतलब है बच्चा 10 साल से ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए दोस्त बात करें, या हो जाएगा यहाँ पर होता मूर्तता होता तो हमारी बात हो जाती सही, लेकिन मूर्तता ना रख अमूर्तता रखा गया है, इसे राइट आंसर होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कक्षा 1 या 2 स्तर के बच्चे किस आधार पर सीखेंगे? अमूर्त अनुभव से शीघ्रता से सीखते हैं, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्रता सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो बताएंगे क्लास 1 और 2 के जो बच्चा है, लेवल का बच्चा, मतलब 1-2 का बच्चा होगा, तो हमें जहां तक पता है कि 6-7 साल का बच्चा होगा, 6 साल का। तो बताएंगे सबसे बेहतर बच्चा किस आधार पर सीख सकता है? बताएंगे 82 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या राइट आंसर होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि बच्चा अभी क्लास 1 और क्लास 2 का बच्चा है। ध्यान देंगे यहाँ पर मित्र, ध्यान देंगे। तो करा कि अमूर्तता तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है, अमूर्त चिंतन कर नहीं सकता है। तो इसका मतलब होगा अमूर्त अनुभव से शीघ्रता से सीखेगा। मतलब अमूर्त अनुभव का मतलब होता है कि बच्चा देख रहा है और अनुभव कर रहा है, जो उसके सामने प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को देख रहा है और देख करके अनुभव कर रहा है। इसका मतलब सबसे बेहतर वही सीख पाएगा। पढ़कर सीखना, बच्चा अभी पढ़कर उतना अच्छे से नहीं सीख सकता क्योंकि अभी बच्चे को आपको सिखाना, पढ़ना सिखाना, लिखकर सीखना, ये सारी चीजें बात की बात हो गई। लेकिन जो अनुभव प्राप्त करेगा वह सबसे बेहतर होगा और मूर्तता अनुभव सबसे ही बेटर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा दिव्या अक्सर, कोई दिव्या है, अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। कोई दिव्या बच्ची है, वह क्या करती है? करे जो निर्देशित कार्य हैं, जो उसको वर्क दिए जाते हैं, उस कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में क्या करे? विभाजित कर लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, करा द्वितीयक विस्तार विधि का, या करा लक्ष्य विश्लेषण विधि का, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो वह किस विधि का इस्तेमाल कर रही है, या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और मित्र बताने का प्रयास करें। तो एक बार क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 83 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्या इसमें से राइट होगा? ध्यान देंगे। तो आप जानते हैं जब कह रहा है कि कार्यों को क्या करा? छोटे छोटे हिस्सों में बांटे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर रही है? हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे रही है। इसका मतलब है कि वह क्या करे? बच्ची दिव्या विश्लेषण कर रही है। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, विश्लेषण का मतलब हो रहा टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर देना। अब मित्र बात करें तो कम करने की विधि, कम करने की विधि ऐसा नहीं बोला जाता है। द्वितीयक विस्तार विधि ऐसा भी नहीं होगा। वह होगा, वह लक्ष्य क्या है वह बच्ची का, दिव्या का, कि मुझे लक्ष्य पर भी पहुंचना है। उसे क्या है? उसे अपने लक्ष्य पर भी क्या है? पहुंचना है। उसे लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या है कि उसे वर्क जो दिया गया उस लक्ष्य को पूरा कर ले और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके। इसका मतलब उपलक्ष्य विश्लेषण विधि होगा। राइट आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? कौन सा अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? कर सूचनाओं का संचरण, कर दंडात्मक साधनों का प्रयोग, कर एक रूप और मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण पर चर्चा। ध्यान देंगे, अर्थ निर्माण की बात कर रही है, जो मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रही है। कौन सा इसमें से राइट होगा? अब हम बात कर लेते हैं कौन सा बढ़ावा। सूचनाओं का संचरण करके, मान लीजिए सूचनाओं को हम स्थानांतरित करते हैं, हम भेजते हैं, तो अर्थ निर्माण ज्यादा हो जाएगा क्या? मान लो आपको हम समझाते नहीं है, सिर्फ सूचना भेजते जा रहे हैं, क्या वह आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा? नहीं होगा। आपको कम पढ़ाया जाए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जब सिखाया जाएगा तो फिर आपको जितना भी सिखाया गया
कम ही सिखाएगा, लेकिन आप उतने में कहीं गलती नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सूचनाओं का संचरण नहीं हो सकता कर दंडात्मक साधनों का प्रयोग करके। आप अगर आपको सिखाना है तो हम लगे डंडे से मारने पीटने तो आप ज्यादा सीख जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो कह रहा कि एक रूप, और आप जानते एक रूप तरीके से नहीं, क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता है, एक रूप ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके साथ साथ मानकीकृत परीक्षण भी लिखा गया है। अगर मानकीकृत के जहां लचीलापन होना चाहिए, या एक रूप नहीं बहुरूप। बात करें इसमें से क्या होगा, अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन, और परिचर्चा का मतलब होता है एक दूसरे के साथ वाद विवाद करके, मतलब कॉन्सेप्ट को सीखा जाए, अंतःक्रिया हो। तो सबसे ज्यादा अर्थ निर्माण में बढ़ावा कौन होगा, वह खोज के आधार पर। जब हम खोज करके सीखेंगे तो हम ज्यादा बढ़ावा हो पाएगा, और जब हम परिचर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेंगे, तो हम ज्यादा सीख पाएंगे। इसलिए राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे हम सभी 85 नंबर के लिए दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। कर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीति के उदाहरण है। कर लक्ष्य एवं समय सामग्री निर्धारित करना, कर संगठनात्मक चार्टों और अवधारणात्मक नक्शे बनाना, कर उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उन साथियों को समझाना, कर समझाना, कर स्वयं से प्रश्न करना। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। कर कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, कर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, कर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं जब कह रहा प्रभावी अधिगम रणनीति, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा। अब कर लक्ष्य और समय सारणी निर्धारित करके, एकदम भाई बात सही। जब आप अपना लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं तो उसी लक्ष्य के अनुरूप आप कार्य करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा लक्ष्य क्या है, आपको समझाना, आपको बताना, चैप्टर को एंड करना, आपको अच्छे तरीके से उस चैप्टर के बारे में बता देना, सिखा देना, जहां पर आप गलती ना करें। अगर लक्ष्य निर्धारित रहेगा तो हम आपको सिखा पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। और समय सारणी का मतलब है एक दिन हम आए, 2 दिन ना आए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन ना आए, तो क्या आएगा, एक टाइम टेबल जब तक फिक्स नहीं रहेगा, हमारा कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, निरंतरता मुझ में नहीं रहेगा, तो भी हम आपको नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि निरंतरता ही सबसे ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय सारणी भी क्या हो, निर्धारित होना चाहिए, लक्ष्य हो, समय सारणी भी हो, उसके साथ साथ जो संगठनात्मक चार्ट और अवधारणाओं नक्शे बनाना, बात सही है, जो अवधारणात्मक जो नक्शे हैं उनको भी बनाना चाहिए। करा उदाहरण जो एग्जाम्पल हैं उनके साथ साथ जो गैर एग्जाम्पल उसके बारे में भी सोचना कि भाई अगर मैं एग्जाम्पल इस तरह के सोचता हूं सही है, लेकिन अगर इस तरह होता है, कभी कभी ऐसा चीज होती है एग्जाम्पल जो सटीक भी सोचे और उसके जो विपरीत भी सोचे, क्या उससे लाभ है, क्या उससे हानियां है। जब तक आप हानियां नहीं जानते तब तक आप अच्छा समझ नहीं पाते। तो यह भी सही है। हम उन साथियों को समझाना, मतलब हम उन साथियों को समझाने का मतलब है कि अपने उम्र के बच्चे, जो मेरे उम्र के बच्चे हैं या आपके उम्र के बच्चे होंगे, आप अपने बातों को खुल करके अच्छे तरीके से बता पाते होंगे, कह पाते होंगे जो आपके मन में चलती है बातें। तो इसलिए मित्र बात करें तो हम उन साथियों को समझना, स्वयं से प्रश्न करना, कि स्वयं से जब आप प्रश्न करते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। कि जब आप कुछ स्वयं से प्रश्न करेंगे, हाँ मुझ में क्या, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, कहां पे मुझे सही करनी चाहिए, तो स्वयं से करना सबसे बेटर है। इसलिए दोस्त बात करें वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सभी के सभी राइट हैं। राइट आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान देंगे आप सभी। तो करा कि 86 नंबर के लिए बताएंगे, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली, जो सिस्टम नहीं है, जो प्रणाली है वह नहीं है, आपसे कौन सा नहीं होगा। प्रयोग और पर्यवेक्षण का, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करके, कर बच्चों को अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। तो कह रहा कौन सा इसमें से कौन सा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सटीक नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। तो आप जानते हैं प्रयोग करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, पर्यवेक्षण का मतलब होता है देख रेख बात करें, और संवाद का मतलब है एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे, अपने बातों को कहेंगे तो दूसरा भी रिएक्ट करेगा, वह परिचर्चा और संवाद भी होगा, इसमें सही है। तो हमको ढूंढना निगेटिव, तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित। जब आप ध्यान देंगे जो कोई ज्ञान दिया गया, जो आपको ज्ञान मैं दे रहा हूं, मान लीजिए यह लिख दे रहा हूं, आप लगातार इसी को दोहरा रहे हैं, सिर्फ इसी को क्या कर रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं, तो क्या उससे आप सीख पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको समझना है, जो मैं बता रहा हूं उसमें आप कुछ नया सीखें, कुछ नया करें तो आपके लिए प्रभावी होगा। अदरवाइज आप पढ़ते जा रहे हैं जो मैंने आपको सामने लिख दिया हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोहराने पर केंद्रित करके, इसलिए दोस्त जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन।
बात करें डी में क्या हो रहा है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा, अंतर्दृष्टि का मतलब है सूझ के द्वारा, यह भी सही है, बच्चों को सूझ के द्वारा। और अनुभव की बात करें, अनुभव लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा डी भी राइट है, लेकिन हमारा सी ऑप्शन गलत है, तो गलत ही क्या होगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत हमसे पूछ रहा था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट होगा। करा कि निम्नलिखित में से, ध्यान देंगे क्वेश्चन संख्या 87, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं। अब पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत दिया कौन है, देने वाला व्यक्ति कौन था। अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत था वह देने वाला व्यक्ति था स्किनर। अब स्किनर की बात करें तो स्किनर ने जो चूहे पर प्रयोग किया था, किस पर, चूहे पर, उसका जो ज्ञान था वह सक्रियता पर जोर देता था। स्किनर सक्रियता पर जोर देने वाले व्यक्ति था, मतलब जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते, वह कहता था। बात किया जा रहा कि कौन सा नहीं, ऐसा आपसे पूछा तो स्किनर का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो कह रहा है अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत आप जानते हैं किस व्यक्ति का है, वह है थॉर्नडाइक महोदय का। किसका है, थॉर्नडाइक का है। इसलिए बात किया जाए हमारा क्या होगा, वह होगा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन सा हमसे पूछ रहा है, कौन सा नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा अभ्यास का सिद्धांत। तो बात किया जाए छोटे छोटे पदों में, पदों का सिद्धांत या स्किनर का है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या भी है, पुनर्वलन का सिद्धांत या भी है, लेकिन अभ्यास का सिद्धांत किसका है, वह अभ्यास का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसलिए जो राइट होगा वह 87 का 87 का ए होगा। बात करेंगे 88 नंबर क्वेश्चन का, पश्च अन्वेषण द्वारा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसका उदाहरण है, किसके उदाहरण है, करा स्वतः शोध का, करा एल्गोरिदम का, करा की मानसिक वृत्ति का, या प्रक्रियात्मक स्थिरता का, कौन सा इसमें से होगा। पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके एग्जाम्पल है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बताएंगे, तो बताएंगे इसमें से कौन सा होगा, वह मित्र आपका स्वतः शोध बोला जाता है। क्या होता है, उससे निम्न में से किसके उदाहरण है, या जो पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण है, या स्वतः शोध के हैं, और स्वतः शोध का मतलब स्वयं से शोध करके उस पर खोजबीन करके। ध्यान देंगे 89 नंबर के लिए, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। आपसे दोस्त पूछ रहा किंडरगार्टन विधि का प्रयोग किसने, विधि का प्रतिपादन किसने किया, कुक, फ्लावेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन। ध्यान देंगे, हम आपको बता दे रहा हूं, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, तो आप समझ पा रहे होंगे। जो कुक हैं या खेल विधि के हैं, कौन है, खेल विधि के। जब खेल विधि, ध्यान देंगे खेल विधि के कभी कभी आपके पेपर में दिया होता है, अलग अलग बुकों में, कहीं कहीं किसी बुक में मिलता है खेल विधि के बात किया जाए वह किंडरगार्टन को ही बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो आप करेंगे, जो बात किया जाए तो आपका खेल विधि के जनक कौन है, कुक बोले जाते हैं। फ्लावेल कौन बोले जाते हैं, फ्लावेल आप जानते हैं, फ्लावेल की बात करें तो किंडरगार्टन विधि के फ्लावेल है, तो राइट आंसर होगा वह बी, किंडरगार्टन विधि के कौन है, वह फ्लावेल ही है, फ्लावेल है। मॉन्टेसरी क्या है, मॉन्टेसरी विधि की जनक है, मॉन्टेसरी विधि की जनक है। अब बात करते हैं डाल्टन का, तो डाल्टन विधि डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था, डाल्टन विधि भी डाल्टन के द्वारा दिया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह बी होगा। कभी कभी किंडरगार्टन जो विधि का बात करें वह फ्लावेल आपके राइट, खेल विधि के कौन है, वह कुक है। कभी कभी आप जो ऑप्शन में कुक नहीं होते तब आप फ्लावेल करते हैं, इसलिए ध्यान देंगे खेल विधि के जो सबसे पहले जो खेल विधि के प्रमुख माने जाते हैं जनक, वह कुक ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं 89 का 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। जनतांत्रिक का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जहां पर जनता, जो जनता है, जनता की बातों को सुना जाता है, जो जनता उसकी बातों को सुना जाता है। जनता कौन है शिक्षण प्रक्रिया में, वह जनता कौन है, बालक है। बालक के अनुरूप क्या होगा, जब बालक के अनुरूप काम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बालक के अनुरूप काम हो रहा है, इसका मतलब हम जानते हैं वह जनतांत्रिक शिक्षण होगा। तो कौन सा इसमें से नहीं है, तो कह रहा अन्वेषण क्या, ध्यान देंगे वह क्या अन्वेषण होगा, क्या वह व्याख्यान होगा, योजना होगा, मस्तिष्क उद्दीलन होगा। मैं बात कर देता हूं, पहले इसके बारे में बता देता हूं, ध्यान देंगे। तो मस्तिष्क उद्दीलन किसने दिया था, ऑसबॉर्न ने दिया था। कौन दिया था, ऑसबॉर्न ने दिया था। और ऑसबॉर्न ने बताया था मस्तिष्क उद्दीलन में क्या होता है,
मस्तिष्क उद्दीलन विधि में होता है कि समूह में कई लोग बैठे होते हैं, कई व्यक्ति बैठे होते हैं, अपने अपने राय देने होते हैं, या एक जनतांत्रिक शिक्षण विधि है। इसका मतलब मस्तिष्क उद्दीलन हमारा राइट आंसर नहीं होगा। योजना में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट, जब योजना बनाते हैं आप, कोई प्रोजेक्ट का वर्क करते हैं, किसी योजना पर काम करते हैं, तो उसमें सभी लोगों को राय लिया जाता है। सिर्फ योजना एक व्यक्ति पर्टिकुलर आदमी नहीं बना सकता है। व्याख्या का क्या होता है कि एक व्यक्ति व्याख्या देता है और सभी सुनते हैं, इसलिए व्याख्या क्या हो जाएगा, या लोकतांत्रिक नहीं है, या लोकतांत्रिक, क्योंकि एक ही व्यक्ति उसमें व्याख्या देगा, एक व्यक्ति देगा और सभी के सभी सुनेंगे। तो कहां पर कम्युनिकेट हो पा रहा है, कहां पर सबके सब अंतःक्रिया कर पा रहे हैं, इसका मतलब व्याख्या होगा। अन्वेषण में क्या होता है, खोजबीन में क्या होता है, आपको दो लोगों की जरूरत पड़ती है, उसमें खोजबीन में कई लोगों व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारा ए तो सही है, लेकिन जनतांत्रिक है, हमसे जनतांत्रिक नहीं पूछ रहा था, तो जनतांत्रिक का नहीं हो, व्याख्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप गलतियां कर सकते हैं, आप मस्तिष्क उद्दीलन करेक्ट कर सकते थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन बात करें 91 के लिए, क्लास कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा क्लास 3 के लिए। तो क्लास 3 के बच्चों के लिए सबसे बेहतर पूछ रहा, क्या व्याख्यान विधि, क्या सृजनात्मक क्रियाकलाप विधि, या समूह वार्तालाप विधि, या प्रयोगशाला विधि। अब बताएंगे सबसे बेहतर कौन सा होगा क्लास 3 के लिए, बता रहे हैं आपसे क्लास 3 के लिए पूछ रहा है दोस्त, इसमें से बताएंगे कौन सा इसमें से सबसे राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे, तो क्लास 3 का बच्चा, इसका मतलब बच्चे किस में पहुंचा होगा, बच्चा होगा वह बच्चा पहुंच गया होगा बाल्यावस्था में। अगर क्लास 3 का बच्चा होगा तो इसका मतलब बच्चा कम से कम 8 वर्ष का तो होगा ही, 8 वर्ष का, इसका मतलब है बच्चा बाल्यावस्था में है, और बाल्यावस्था में है इसका मतलब है बच्चे में सृजनात्मकता बढ़ रही होगी। क्या होगी, सृजनात्मकता, नया खोज करना, कुछ नया करना, सृजनात्मकता इसमें बढ़ रही होगी, इसमें क्या होगी, बढ़ रही होगी। तो व्याख्यान विधि क्या होता है, या उच्च लेवल पर कार्य होता है, किस पर, उच्च लेवल पर, उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर। जैसे बात करें उच्च स्तर की बात करें, उच्च स्तर की बात करें, जैसे आप जब ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो भी वहां पर व्याख्यान विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमारे क्लास 3 की बात कर रहा है, तो राइट आंसर वह होगा बी आंसर। समूह वार्तालाप भी विधि बच्चा अभी नहीं कर पाएगा, और प्रयोगशाला विधि भी अभी नहीं, उस थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जाएगा, ये ज्यादा होने पर यह चीजें कर सकता है, लेकिन सृजनात्मक क्रियाकलाप बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। करा कि एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियां, पहाड़ों, मैदानों और घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों का अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यह अध्यापक द्वारा प्रयुक्त उपागम क्या है, खोज उपागम, या मानचित्र निरूपण, या समस्या समाधान उपागम, या अन्वेषण उपागम। तो बताएंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और कर सकते हैं आप गलती, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे 92 नंबर क्वेश्चन के लिए, और बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। तो क्या इसमें करा कि एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल, क्या है, मानचित्र है, मतलब भारत का क्या है, मैप है, भारत का वह मैप है। तो हमें तो ऐसे बनाना आता नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे तो जो बात किया जाए, तो इसलिए ध्यान देंगे, जो भारत का मैप है उसमें क्या होगा, तो मैप उसके सामने है बच्चे के, और जब मैप है तो उसमें क्या करा, केवल नदियां, पहाड़ों, मानचित्रों को प्रदर्शित करता है। जहां जहां पहाड़ है, जहां पर नदियां हैं, उन सारी चीजों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों, मुख्य नगर, ये सारी चीजों में खाली चिन्हित करने के लिए कहता है। अब बताइए किस अध्ययन की बात करें, अन्य पुस्तकों, मानचित्रों को अध्ययन में इस दौरान मनाही होती है, तो वह क्या कर रहा है, वह मानचित्र निरूपण की बात कर रहा है। और राइट आंसर क्या होगा, खोज उपागम नहीं हो रहा है, क्योंकि खोज नहीं रहा, उसमें क्या कर रहा है, चित्रित कर रहा है, बता रहा है, देखिए प्रदर्शित कर रहा है ना, घाटियों को कर रहा है, और राजमार्गों को क्या कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, चिन्हित कर रहा है। लेकिन कह रहा अन्य पुस्तकों और मानचित्रों करने में इस दौरान मनाही होती, मतलब किसी से आपको हेल्प नहीं लेना है, बस उसमें चिन्हित करा, इसका मतलब क्या है, मानचित्र निरूपण हो रहा है। राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे 93 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कारण निम्न चित्र उदाहरण है, निम्न जो चित्र है किसके उदाहरण है, कारण रेखा चित्र का, या मॉडल का, या प्रत्यक्ष मानचित्र का, या बिंदु रेखी चित्र का। बताएंगे या किसका है। देखिए आपके सामने प्राचीन चित्रकला है, उसके जो स्थापत्य कला है, या मकबरों की विषय वस्तु है, उसमें दीवार भित्ति चित्र है, या पत्थर की मूर्तियां, आभूषण है, इस तरह के सारे चित्र क्या बनाए गए हैं, उसमें बांटे गए हैं कि जो प्राचीन चीजें हैं उसमें सारी की सारी चीजें हैं। तो बता रहा कि निम्न चित्र उदाहरण किसके, रेखा चित्र के हैं,
या मॉडल के है, या प्रत्यक्ष मानचित्र का है, या बिंदु रेखी चित्र का है? क्या इसमें से राइट होगा? आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा, महत्वपूर्ण है, आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आपसे क्या कर रहा है, एक प्रत्यक्ष क्या रहा है, प्रत्यक्ष मतलब सामने दिख रहा है, क्या कर रहा है, प्रत्यय कर रहा है, प्रत्यय नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यय मानचित्र कर रहा है। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब समझिए, तो एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और कॉन्सेप्ट बना के मानचित्र में बताने का, एक मैप के द्वारा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। रेखांकित चित्र नहीं, किसी रेखा में तो बना नहीं रहा। रेखांकित चित्र जब होता, रेखा में ड्रॉ करता तो बात बनती, इसलिए मॉडल भी नहीं है। वह क्या है, जो प्रत्यय मानचित्रों का क्या है, उसके द्वारा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा है। प्रत्यय का मतलब एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा, मैप के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा कि यहाँ पर प्राचीन जो मिस्र कला है, उसमें स्थापत्य कला है, मकबरों की विषय वस्तु है, इस सारी चीजों को चित्रित करके बताना बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट, बताने का प्रयास करेंगे। निम्न का मिलान करते हुए तालिका को निम्न उत्तर को चयन कीजिए। निम्न उत्तर का चयन कीजिए। जो बीज अंकुरित होने पर कहां पर जाएगा, या भूमिका निर्वहन रोल प्ले है, या परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाकलापों या अभ्यास पर वार्तालाप, या दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया को बनाना या डिब्बा बंद है। अवलोकन करना, अनुभव प्राप्त करना, या प्रश्न पूछना, भाग लेना, या विचार मनन। तो बताएंगे आपके सामने है, इधर यल कहां पर मिलेगा, यम एन ओ, तो दिया गया है क्या, कहां पर मिलन होगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो इसमें से क्या राइट होगा, बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बताएंगे दोस्त। तो आप जान देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वह कहां पर जाएगा, जो बीज अंकुरित होने पर कहां पर होता है। बीज अंकुरित होने पर हम क्या करते हैं, अवलोकन करना या अनुभव प्राप्त करते हैं। जो बीज अंकुरित होने पर क्या होता है, अवलोकन करना होता है और अनुभव प्राप्त करना होता है। भूमिका रोल प्ले, निर्वाह रोल प्ले क्या करते हैं, हम भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। जो भूमिका रोल प्ले में क्या करते हैं, भाग लेते हैं ना, पार्टिसिपेट होते हैं, उसमें हम अपने आप को बताने करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी चीज में, कोई चीज मान लीजिए विद्यालय में कोई कार्य हो रहा है, किसी रोल मान लीजिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो वहां पर कोई भूमिका निर्वाह रोल प्ले लेना है, तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं, भाग लेते हैं। बात करें परिवार में जो लैंगिक विभेदीकरण है, इसके क्रियाकलाप को वार्तालाप करके आप विचार विमर्श करते हैं, कि बातचीत करके लैंगिकता को कम करने की कोशिश करते हैं। और दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया बनाने और दिन बंद करना क्या कहलाता है, प्रश्न पूछना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, वह फर्स्ट का, एल का क्या होगा, फर्स्ट, एल का फर्स्ट, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन गलती कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 95 नंबर के लिए। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह क्या है। प्राथमिक लेवल के लिए बात कर रहा है, निरस्ता को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वार्तालाप विधि का इस्तेमाल करना चाहिए क्या, या प्रश्नोत्तर नीति का, या खेल और मनोरंजन नीति का, या प्रदर्शन नीति का। देखिए बच्चा है छोटा, अभी बच्चा क्या, जब प्राथमिक स्तर का है, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर बात कर रहा है। देखिए प्राइमरी लेवल का बच्चा है, और प्राइमरी लेवल का बच्चा है, तो हमें किस आधार पर सिखाना है, बच्चे के खेल के आधार पर, खेल और मनोरंजन के आधार पर। किस पर, मनोरंजन के आधार पर। उसी खेल और मनोरंजन में बच्चों को क्या कर देना है, हमें उसको पूरी जानकारी दे देनी है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि आपकी इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, अभी बच्चा छोटा, वार्तालाप भी नहीं हो सकता, प्रदर्शन भी नहीं हो सकता है। आप खेल और मनोरंजन में बच्चे को सिखा जाए, यही प्राथमिक लेवल का उद्देश्य होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 96 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 बार आया यूपी टेट के पेपर में, 2 बार यूपी टेट के पेपर में आया है। और बात कर दी, एक बार 2017 में आया था, और एक बार बात करें यूपी टेट की, बात करें यूपी टेट 2021 में आया है। अब 2 बार यह पेपर में आ चुका है, और दोनों बार अलग अलग पीएनपी के द्वारा जो आंसर माना गया, 2 बार अलग अलग आंसर माने गए। पहले यूपी टेट की बात करें तो पहले यूपी टेट 2017 में दूसरा माना गया। तो पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का उपयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान है, मैं आपको बता दूं, यह दिया गया था ऑसबर्न के द्वारा। ध्यान देंगे किसके द्वारा, ऑसबर्न के द्वारा दिया गया था। इस बात को पहले आप ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। यह यूपी टेट 2021 वाला था, जो 21 में हुआ था, 21 का था, नवंबर के मंथ में जो हुआ था, नवंबर के मंथ में जो हुआ था, जो निरस्त हो गया था, पेपर आउट होने की वजह से निरस्त हो गया था।
तो उसमें पूछा गया था कि जो मानसिक उद्दीपन प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था, ऑसबर्न के द्वारा। लेकिन फिर एक बार फिर पूछा गया 2000 जब फिर से पेपर हुआ तो उसमें भी पूछा गया दूसरा प्रश्न। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे, वह समझ होगा, अनुप्रयोग हो, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। ध्यान देंगे दोस्त, जो मस्तिष्क उद्दीलन विधि होता है वैसे तो या किसके लिए है, वैसे तो सृजनात्मकता के लिए। लेकिन बात किया जाए जब 2017 में आया, जब 2017 में आया तो इसे माना गया सृजनात्मकता। लेकिन जब 2021 में आया तो इसे बोला गया, इसे आंसर दिया गया वह समस्या समाधान। तो दोनों के दोनों राइट है, दोनों के दोनों राइट है। लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा राइट है वह सृजनात्मकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए सृजनात्मकता। क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए सृजनात्मकता। लेकिन दो बार अलग अलग बार पेपर में जब आया तो अलग अलग आंसर माना गया, इस वजह से कुछ भी हो सकता है पीएनपी। अब इसमें से आप समझ लीजिए दोनों के दोनों, लेकिन जो राइट ज्यादा होना चाहिए वह सृजनात्मकता होनी चाहिए, और राइट आंसर सृजनात्मकता है भी। लेकिन जो दूसरी बार पूछी गई वह समस्या समाधान दिया गया। इसलिए बात करें तो वह ऑसबर्न के द्वारा जो दिया गया था मानसिक उद्दीलन विधि। इसमें क्या होता है कि लोगों को बैठा लिया जाता है सामने, और लोग जब बैठते हैं तो अपने अपने राय देने होते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी बात पर विवाद चल रहा हो, किसी बात पर चर्चा चल रहा हो कि इसको कैसे सरलता की जाए, तो अपने अपने राय देने होते हैं और इसमें इस सारी चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट बात करें, जैसे मीटिंग आप देखते होंगे ना, जैसे आप मीटिंग देखते हैं, जैसे मुख्यमंत्री का मीटिंग हुआ, कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट बैठक हुआ, तो उसमें अपने अपने राय देते हैं जो मंत्री हैं या फिर आपके पदाधिकारी हैं, उसमें सब अपने अपने राय देते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो बात किया नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 97 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? क्या संवाद होगा, या पुरस्कार होगा, या व्याख्यान होगा, या निर्देश होगा? अब बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। 97 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। तो आप जानते हैं कौन सा सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि को सीखने के लिए सक्षम करेगी, वह क्या करेगी, संवाद करेगी। संवाद, पुरस्कार में आप बहुत अच्छा से नहीं सीखते हैं। देखिए पुरस्कार में जब तक पुरस्कार मिलेगा तब तक आप सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे। अगर पुरस्कार में पूछा जाए कौन सा पुरस्कार अच्छा है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पुरस्कार अगर बच्चे को दे तो हम कौन सा पुरस्कार दें, पुरस्कार दें तो बच्चे को हम सतत पुरस्कार दें, या बच्चे को हम बात करें आंशिक पुरस्कार दें, सतत पुरस्कार दें या बच्चे को आंशिक पुरस्कार दें। अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे बच्चे को आंशिक पुरस्कार दें। क्या दें, आंशिक पुरस्कार दें। क्यों आंशिक पुरस्कार दें? बच्चे को पता ना रहे कि कब हमें पुरस्कार मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। अगर सतत पुरस्कार में रहेंगे तो जिस दिन बच्चे को नहीं मिलेगा उस दिन बच्चा नहीं सीखेगा। तो इसलिए हम भी जब भी पुरस्कार दें तो कोशिश करें वह क्या हो, वह आंशिक पुरस्कार हो। जब हमारा मन तब हम दे दें, जब बच्चे का मन, बच्चे के अनुसार हम ना चलेंगे। तो इसलिए पुरस्कार नहीं है। व्याख्यान का बात करें तो व्याख्यान सबसे वह महत्वपूर्ण है, और व्याख्यान जो बात करें उच्च लेवल पर के लिए उपयोगी है, लेकिन व्याख्यान से हम नहीं सिखा सकते हैं। सबसे गतिविधि तरह की एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, वह संवाद विधि है। निर्देश भी क्या है, या शिक्षक केंद्रित है। और शिक्षक केंद्रित ना होकर के हम क्योंकि बालक को सिखा रहे हैं तो बालक के अनुरूप करने की कोशिश करेंगे, शिक्षक को नहीं सिखा रहे हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा वह इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 98 नंबर क्वेश्चन के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कब विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने सिखाने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? कर सीखने संबंधी समस्याओं को संबंधित करने का सबसे बेहतर क्रम महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। अब जानते हैं जो TLM लर्निंग टीचिंग मटेरियल, लर्निंग टीचिंग मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ध्यान देंगे TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। जो TLM है वह कैसी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। और सस्ती हो तब बोला गया, उसमें लिखा गया, जब TLM की बात करें तो उसमें लिखा गया कि वह सस्ती होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए। तो महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का उपयोग गलत है। करा सरल रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, करा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, या करा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग। सबसे बेहतर क्या हो पाएगा? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा? जी बताएंगे सबसे बेहतर क्या होगा। अब जानते हैं सबसे बेहतर भैया वही होगा, यहां पर ध्यान देंगे, करा कि सरल रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना। लेकिन सरल रोचक का पाठ्य पुस्तक उसी के लिए होगा
जब बच्चा उसी के अनुरूप बनाया जाएगा तभी तो सरल रोचक होगा। मान लीजिए क्लास 1 का बच्चा है और सरल जो क्लास 5 का बच्चा है उसके लिए मान लीजिए क्लास 3 के लेवल के लिए बच्चे को बनाया गया पुस्तक, अब क्लास 5 के लिए बनाया जाएगा तो सरल हो जाएगी, और क्लास 1 के लिए बनाया जाएगा वही पढ़ाया जाए तो फिर वह कठिन हो जाएगी। इसलिए सरल रोचक किसके लिए है? जिस एज का बच्चा उसके लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का हम क्या करें? उपयोग करेंगे। तो उसके क्षमता के अनुसार हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे। इसके बाद यह सरल रोचक की बातें हैं। कहानी कथन पद्धति, जो कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, ये बात की बात है, लेकिन जब क्षमता के अनुरूप सबसे पहले हम करेंगे। जब तक क्षमता बच्चे के पता नहीं होगा तो हम कोई भी सरल कर दें, किसी के लिए वह सरल होगी, किसी के लिए कठिन होगा। तो हम सबसे पहले क्षमता के अनुरूप शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 99 नंबर क्वेश्चन के लिए। बच्चे को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। शिक्षक का काम कम करने के लिए जाता है क्या शिक्षक? तो शिक्षक को कोई ऐसा कुछ बोला गया कि आपका काम कम करना है आप जाइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अरे छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों को हावी होने की अनुमति होती है। अरे नहीं भैया, हावी कैसे हो जाएगा? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन का सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। एकदम सही है। आप जानते हैं बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप जानते हैं जो बच्चे को सिखाया जाए वह कैसे सिखाया जाए? अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाया जाए। अंतःक्रिया करके माध्यम से मतलब है कि उसे बच्चे को समूह में चर्चा करके, सामूहिक चर्चा करके, इस सारी चीजों पर अगर एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं और इस तरीके सहयोगात्मक अधिगम पर बल देता है। जो सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम में बच्चा क्या होता है? सीखता है बेटा। जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वह हमारा राइट आंसर होगा, वह सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 100 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आप पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। करकी आर्लिच का एट अल 1985 के अनुसार कौन सी रणनीति वैज्ञानिक सोच और छात्र समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ाती है? लेखन रणनीति, मौखिक चर्चा की रणनीति, कार्य रणनीति या करा की दृश्य रणनीति। तो आपसे पूछ रहा है 1985 के अनुसार जो दिया गया था आर्लिच एट अल के अनुसार कौन सी रणनीति वैज्ञानिक सोच और छात्र समस्या को सुलझाने में कौशल बढ़ाती है? वह मौखिक चर्चा की रणनीति होती है। वह मौखिक रणनीति में क्या होता है? एक दूसरे की बातों को सुनेंगे और उसी के अनुरूप हम उत्तर देंगे। फिर क्या होगा? उस तरीके तर्क पर आधारित होगी। किस पर होगा? वह होता है जो मौखिक होता है वह तार्किक होता है, तर्क पर होता है, समालोचनात्मक चिंतन पर होता है। आप में क्या बढ़ाता है? वह सृजनात्मकता बढ़ाता है। इन सारी चीजों को आप में बढ़ावा देती है और ये सारी चीजें किसका है? भाग है या वैज्ञानिक सोच का है। यह सारी चीजें क्या है? वैज्ञानिक सोच का भाग है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा और राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, आप सभी के सामने मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया हूं और आप सभी को बताने का प्रयास किया। 30 क्वेश्चंस हुए आज की क्लास में और सभी बच्चे शुरुआत में ही सेशन को शेयर कर दिया करें और बेहतर करते हुए हर क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश किया करें। दोस्त, हम सभी अगली क्लास में मिलेंगे और लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सिखाने के लिए, और आप सीखिए और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।